गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और हम पढ़ रहे हैं औरंगजेब की राजपूत नीति के बारे में और उसके दो चरणों की जो हमने चर्चा की है। तो प्रथम चरण को हम पढ़ चुके हैं जो 1658 से शुरू होकर के 1678 तक था, और दूसरा जो चरण था वो 1679 से 1707 तक था। तो अब हम जो है इस दूसरे चरण में बात करेंगे जिसमें औरंगजेब के राजपूतों के साथ संघर्ष चले। तो ये जो दूसरा चरण है स्टूडेंट्स, इसमें हम बात करेंगे कि औरंगजेब के राजपूतों के साथ जो संबंध थे उसमें किस प्रकार से खटास आई और उसने कैसे मुगल राज को प्रभावित किया। और औरंगजेब के लिए जो है विभिन्न इतिहासकार उसकी इस राजनैतिक महत्वाकांक्षा को धार्मिक नीति का नाम देते हैं, जिसमें प्रोफेसर A.L. श्रीवास्तव, जादूनाथ सरकार का नाम हम ले सकते हैं। वो कहते हैं कि औरंगजेब की जो ये नीति थी ये एक हिंदू विरोधी नीति रही है, जो राजपूत नीति थी, क्योंकि राजपूत जाति है वो हिंदू जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पे राजपूत विरोधी जो नीति थी उसके राजपूतों से जो संघर्ष थे उसकी धार्मिक नीति का परिणाम थे। लेकिन इसके बावजूद इसके विरुद्ध जो है सतीश चंद्र अपने विचार रखते हैं। वो कहते हैं कि औरंगजेब की जो नीति थी, राजपूत नीति थी, वो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों की मांग थी और उस समय की उत्पन्न परिस्थितियों के अनुसार घटित होने वाली घटनाओं का परिणाम थी, ना कि इसको धर्म से जोड़ दिया जाए या औरंगजेब के को जो है इसके आधार पे जो धार्मिक रूप से कट्टर करार दे दिया जाए, हिंदू विरोधी करार दे दिया जाए। तो इसके लिए जो उस समय का जो समकालीन इतिहास लिखा गया है, दो मुख्य जो साहित्यिक कृतियां रही हैं, उस समय की ऐतिहासिक कृतियां रही हैं, उनकी सतीश चंद्रा जो है जिक्र करते हैं। उनमें हम नाम ले सकते हैं बकाए अजमेर का, बकाए अजमेर, जोधपुरी, हुकूमत वही। तो ये दो मुख्य कृतियां हैं जिसमें औरंगजेब के लिए जो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों की मांग थी उससे ही जो है प्रभावित होकर के औरंगजेब ने राजपूतों के साथ संघर्ष किया था। इन दो कृतियों के आधार पर सतीश चंद्रा ये जो है अपने विचार रखते हैं। तो इस प्रकार से औरंगजेब की जो राजपूत नीति थी, जो दूसरा चरण हम आज पढ़ेंगे, इसके बारे में भी इतिहासकार जो है एक मत नहीं है। इसमें भी उनके मतों में काफी भेद है। कुछ एक इतिहासकारों के अनुसार ये उसकी धार्मिक नीति का परिणाम थी जो उसके राजपूतों से संघर्ष थे, और कुछ एक इतिहासकारों के अनुसार ये जो है उसकी राजनीतिक समस्याओं से जूझने का परिणाम थी, या राजनीतिक जो उस समय की राजनीति की मांग थी उसका परिणाम थी। तो 1707 तक, 1679 से लेकर के 1707 तक का जो समय था उसमें औरंगजेब के राजपूतों से संघर्ष हुए। और ये जो संघर्ष थे ये मुख्यतः दो रियासतों के साथ संघर्ष, यदि हम कहें कि दो ही रियासतों के साथ थे तो कोई गलत नहीं होगा। इसमें मेवाड़ और मारवाड़ की रियासत का हम नाम ले सकते हैं। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के साथ उसके जो है संबंधों में जो खटास आई थी और उसके साथ जो है उसके संघर्ष शुरू हुए थे, उसकी हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। मारवाड़ के विरुद्ध प्रथम अभियान। तो औरंगजेब ने मारवाड़ से ही संघर्ष की शुरुआत की थी। यहाँ पे जो है मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह राजपूतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और औरंगजेब जो है मुगल सम्राट था। तो मारवाड़ के विरुद्ध प्रथम अभियान की शुरुआत कैसे हुई, जैसे कि जो है ये जो जोधपुरी हुकूमत वही है, इसके अनुसार जो है 28 नवंबर और 28 नवंबर 1678 को
जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो 28 नवंबर 1678 को जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई, और वहां पे जैसे ही जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो औरंगजेब को इसका समाचार मिला। तो औरंगजेब कहते हैं कि बहुत खुश हुआ। और ये विवरण जो है A.L. श्रीवास्तव अपने विभिन्न ऐतिहासिक लेखनी में देते हैं कि औरंगजेब उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर के खुश हुआ, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। हालांकि उसके जो सगे संबंधी थे वो तो बहुत थे, उत्तराधिकार के लिए दावेदार करने वाले बहुत थे, लेकिन औरंगजेब इसकी बात सुनकर, इसकी मृत्यु की खबर सुनकर के काफी खुश हुआ था। तो हालांकि इससे पहले जो है जसवंत सिंह के साथ उसके संबंध अच्छे थे, लेकिन उसके संबंधों में अब खटासानी शुरू हो गई थी 1666 के बाद। तो यहाँ पे 1678 में उसकी मृत्यु का समाचार औरंगजेब के लिए सुखदायी तो था ही, और फिर जैसे ही उसकी मृत्यु का समाचार उसको मिला तो स्वयं जो है उसने अजमेर जाने का मन बनाया, और जोधपुर और मारवाड़ के संपूर्ण इलाके को अपने राज्य की खालिसा भूमि में मिलाने का जो है उसने अपनी सेना को, मुख्य सेना नायकों को आदेश दे दिया। और जितनी भी संपत्ति जसवंत सिंह के नाम थी वो जसवंत सिंह के अधीन थी, वो सारी ही संपत्ति जो है राज्य संपत्ति में घोषित कर दी गई। तो यहाँ पे विभिन्न उसके जो मुख्य सेना नायक थे उनको जो है जोधपुर भेज दिया गया, और उन्होंने जाकर के बड़ी आसानी से वहाँ पे जाकर के उन्होंने उस पे अपना कब्जा जमा लिया। और यहाँ पे पहले अभियान में बिना किसी मशक्कत के बड़ी आसानी से औरंगजेब के अधीन जो है मारवाड़ की रियासत का संपूर्ण एरिया आ गया। तो यहाँ पे एक जो है इसके जसवंत सिंह के भतीजे इंदर सिंह की हम बात करते हैं। इंदर सिंह था, और इंदर सिंह को यहाँ पे अगला जो है भावी राजा बना दिया गया, क्योंकि मुगलों के पास अकबर के समय से ही टीका का अधिकार था। तो यहाँ पे टीका का अधिकार मुगलों के अधीन होने के कारण, मुगलों के हाथों में होने के कारण औरंगजेब ने उसके भतीजे को यहाँ का जो है उसका अगला उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, जो कि मुगलों का ही चमचा था। और मुगलों को उसने जो है 36 लाख रुपए नजराना भेंट किया अपने राजा बनने के खुशी में। तो इस प्रकार से ये प्रथम अभियान था, ये सफल रहा। और उसके मुख्य सेना नायक था जो लोधी, उसने जो है बहुत सारे मंदिरों को तहस नहस कर दिया। और वो जो मंदिरों को तहस नहस करने की जो बात थी कि जोधपुर में बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, जयपुर में बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, और 150-200 के करीब यहाँ पे जो है मारवाड़ के रियासत में मंदिर जो पड़ते थे उनको तोड़ दिया गया। ये जो मंदिरों को तोड़ने की प्रक्रिया थी, इसमें मुगलों द्वारा अपना राजनैतिक प्रभुत्व राजपूत जाति पे कायम करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था, ताकि आगे उत्तराधिकार युद्ध से स्वयं को वो जो है सुरक्षित कर पाए, ना कि उन्होंने किसी धार्मिक नीति के चलते ऐसा किया था। ऐसा जो है प्रोफेसर सतीश चंद्रा अपने द्वारा लिखे गए जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसमें जो है इसका विवरण देते हैं। तो इस प्रकार से मारवाड़ के विरुद्ध जो प्रथम अभियान था वो औरंगजेब के लिए एक सफल अभियान साबित हुआ। और उस अभियान में औरंगजेब की जो प्रभुत्व था, जो जोधपुर और मारवाड़ का जो एरिया था वो जो है औरंगजेब के अधीन हो गया, और इंदर सिंह जो है वहां का अगला राजा बना दिया गया। और हालांकि इंदर सिंह तो मुगलों के हाथ की कठपुतली था, असली जो राज्य का कार्यभार संभाल रहे थे वो मुगल सेनानायक ही संभाल रहे थे। तो मारवाड़ के विरुद्ध ये पहला अभियान काफी सफल रहा। दूसरा हम बात करते हैं अजीत सिंह के उत्तराधिकार को अस्वीकार करना। अजीत सिंह के उत्तराधिकार को अस्वीकार करना। तो यहाँ पे जब जसवंत सिंह का परिवार जो है वापस लौट रहा था, जैसे ही उसकी मृत्यु का समाचार मिला था, और मृत्यु के समाचार को पा करके जो है वो काफी दुखी हुआ था, और उसके संस्कार से लौट रहा था। उनको पता चल गया कि जो है इंदर सिंह को गद्दी पे बैठा दिया गया है, और मारवाड़ के एरिए पे जो है मुगलों का कब्जा हो गया है। तो यहाँ पे जो है उनके साथ में इसकी दो रानियां थी, दो विधवा, जसवंत सिंह की दो विधवाएं थी,
और उन दो विधवाओं ने जो है पुत्रों को जन्म दिया। दो पुत्र जन्म हुए, जिसमें से एक पुत्र तो उसका जन्म लेते ही जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया, और दूसरा पुत्र जो है जीवित रहा और उसका नाम जो है अजीत सिंह रखा गया। उनके साथ जसवंत सिंह का एक विश्वास पात्र योग्य सेना नायक था जो उनका साथ दे रहा था। तो अब जो है उसने दुर्गादास उसका नाम था। तो जसवंत सिंह का सेनापति था राठौर नायक दुर्गादास। तो यहाँ पे ये जो सरदार था दुर्गादास, ये जो रानियों को साथ में लेकर के अजीत सिंह नाम रख करके जो है वो मुगल सम्राट औरंगजेब के पास पहुंचा, और औरंगजेब को जो है औरंगजेब के सामने ये विनती की कि जसवंत सिंह का उत्तराधिकारी इंदर सिंह को ना मान करके अजीत सिंह को मान लिया जाए। और इस प्रकार जब वो औरंगजेब के पास पहुंचे तो औरंगजेब के मन में जो है ये सवाल उठे कि कहीं आगे चल करके फिर से उन्हें अजीत सिंह के रूप में एक और प्रतिरोध का, एक और विरोधी का सामना न करना पड़े। तो इस मन से, इस मंसूबे से जो है उसने अजीत सिंह को यहीं पे अपने शाही हरम में पालन पोषण के लिए कहा कि आदेश दिया कि इसका पालन पोषण ही शाही हरम में होगा, और जब ये युवा हो जाएगा तब इसके उत्तराधिकार संबंधी बातों पे चर्चा की जाएगी। और जो राठौर सेना नायक था वो बात उसको पसंद नहीं आई, और वो जो है अजीत सिंह को लेकर के और उसकी विधवा रानियों को लेकर के वहां से भाग खड़ा हुआ। तो इस प्रकार से उसके भागने के बाद से जो है औरंगजेब को ये अपना अपमान लगा, और इस अपमान के चलते उसने जो है एक गवाले को बुलाया और उसके गवाले के नवजात शिशु को अजीत सिंह का नाम दे करके और लोगों के सामने ये साबित कर दिया कि अजीत सिंह को शाही हरम में पाला जाएगा। और वास्तविक अजीत सिंह जो है ये है, और जो राठौर नायक जिसको बच्चे को लेकर के भागा है वो जो है वास्तविक अजीत सिंह नहीं है बल्कि कोई और ही बालक है। तो इस प्रकार अपनी जीत के लिए ही औरंगजेब ने ये चाल चली थी। तो इस प्रकार से राठौर सेना नायक के साथ रानियां और जो है जो नव जात शिशु अजीत सिंह था वो जो है उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। तो यहाँ पे अजीत सिंह का उत्तराधिकार औरंगजेब ने अस्वीकार कर दिया, और उस पर मारवाड़ पर इंद्र सिंह का ही आधिपत्य रहा था। तो यहाँ पे ये जो है दूसरी परिस्थिति थी। तो मारवाड़ के में अजीत सिंह के आने का समाचार जब राठौर सरदारों को मिला, जैसे कि वो वहां से भाग आए थे दिल्ली से, और जब वो मारवाड़ की ओर आए तो राठौर सरदारों को जब उसका समाचार मिला तो वो खुशी से पागल हो गए, और उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तो वो इकट्ठे हुए, एकजुट हुए, और एकजुट होकर के राठौर सेनानायक दुर्गादास का नेतृत्व में जो है उन्होंने अजीत सिंह को ही अपना भावी सम्राट मान लिया, और उसके भावी सम्राट मानने के उपलक्ष्य में उन्होंने जो मुगलों के हाथ की कठपुतली जो राजपूत शासक इंदर सिंह था उसको गद्दी से निकाल दिया गया, और इस प्रकार से आगे उन्होंने अपने भावी राजा के रूप में अजीत सिंह को ही अपना आगे का राजा और नेतृत्व करता मान लिया। तो इस प्रकार यहाँ से मुगलों के अधीन जो क्षेत्र था, मारवाड़ की जो रियासत थी, उसको यहाँ से उन्होंने छीन लिया। तो मारवाड़ के विरुद्ध अब बात करते हैं दूसरे अभियान की। मारवाड़ के अधीन दूसरा अभियान। तो मारवाड़ के अजीत सिंह के आने के उत्साहित राजपूतों ने जैतारण और सिवाना के बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया, और मारवाड़ का क्षेत्र तो उनके कब्जे में आ ही चुका था। वहां से जो उन्होंने बहुत सारी मुगल चौकियों को ध्वस्त कर दिया और वहां से मुगलों को भागने पे मजबूर कर दिया। छापामार युद्ध प्रणाली द्वारा वो युद्ध लड़ रहे थे, और धीरे धीरे करके मारवाड़ के अधीन जो है बहुत सारे क्षेत्रों पे उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। तो सितंबर 1689 में औरंगजेब ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए
अपने पुत्र अकबर को इस अभियान के लिए जो है भेजा, मारवाड़ के दूसरे अभियान के लिए भेजा। और ये जो अभियान था अकबर के नेतृत्व में औरंगजेब ने इसीलिए भेजा था ताकि वो मारवाड़ पे दोबारा से विजय प्राप्त कर सके और मारवाड़ का जो एरिया है जोधपुर को जो है अपने कब्जे में कर सके। तो यहाँ पे जो है पुष्कर के निकट एक घमासान युद्ध हुआ। इसमें जो है अकबर ने जो जोधपुर मारवाड़ की जो राजधानी थी उस पे जो है कब्जा कर लिया। मारवाड़ और जोधपुर का एरिया जो है अब मुगलों के अधीन दोबारा से फिर से आ गया। और ये सब जो है अकबर के कुशल सैन्य संगठन के कारण, कुशल सैन्य नेतृत्व के कारण ही हुआ था। तो इस प्रकार से मारवाड़ के अधीन जो ये दूसरा अभियान था मुगलों का, ये भी सफल रहा। और यहाँ पे जो है दुर्गादास जो राठौर नायक था वो अजीत सिंह को लेकर के यहाँ से भाग खड़ा हुआ। अजीत सिंह और साथ में जो है जो राजपूत रानियां थी उनके साथ वो भाग करके मेवाड़ चला गया। मेवाड़ जाकर के उसने मेवाड़ के राजा के पास जो है राजा राज सिंह के पास शरण ली और राजा राज सिंह ने उनको शरण देना स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसके लिए भी कई सारे कारण जिम्मेदार थे। तो इस प्रकार से यहाँ मारवाड़ से जो दुर्गादास का जो डर था मुगलों के लिए वो खत्म हो गया और दूसरा अभियान उनका सफल रहा। अब हम बात करते हैं मेवाड़ रियासत की, मेवाड़ से युद्ध। तो यहाँ पे 1689 में मारवाड़ पर मुगलों का कब्जा हो गया था। मारवाड़ पर मुगलों का कब्जा हो गया था और यहाँ पे राज सिंह ने जो है जो कि मेवाड़ का राजा था उसके भी संबंधों में जो है 1666 के बाद औरंगजेब के साथ संबंध जो थे वो खराब होने लग गए थे, उनमें खटास आनी शुरू हो गई थी। तो अब जो है उसने राजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह, उसकी रानियां और जो उसके दुर्गादास सेना नायक, राठौर सेना नायक था, उनको शरण दी थी। तो मुगलों के साथ उसके जो संघर्ष थे वो तो आगे लाजमी ही थे। तो यहाँ पे मेवाड़ के साथ जो है अब मुगलों के आगे संघर्ष हुए। तो यहाँ पे मेवाड़ के साथ संघर्षों का जब निश्चय किया गया तो इसके बारे में सतीश चंद्रा लिखते हैं कि मारवाड़ के उत्तराधिकार विवाद में राणा राज सिंह ने राजपूतों की मदद की थी और इसीलिए ही ये संघर्ष हुआ था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेवाड़ की ओर औरंगजेब कभी ना देखता यदि वो मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह या फिर उसकी रानियों या राठौर सेना नायक दुर्गादास की मदद ना करता है, उनको अपने पास शरण न देता, तो कभी भी जो है औरंगजेब उनके खिलाफ उनके विरुद्ध जो है अभियान नहीं करता। तो यहाँ पे मेवाड़ से संघर्ष अब जरूरी हो गया था और मेवाड़ से संघर्ष के कई कारण भी रहे। पहला कारण यही था कि जो राजा जो जसवंत सिंह की पत्नी थी वो मेवाड़ की राजकुमारी थी, तो उस कारण से जो है मेवाड़ की राजकुमारी होने के कारण उनको उनका सहयोग करना पड़ा था और जिसके कारण से आगे औरंगजेब के मेवाड़ के शासकों से संघर्ष हुए थे। दूसरा कारण ये था कि अब जो है भगोड़े राजकुमार या राठौर सेना नायक दुर्गादास या उनकी रानियों को उसने जो है यहाँ पे शरण दी थी, इस कारण से जो है मुगलों के साथ संघर्ष होना लाजमी था। तीसरा जो कारण था वो ये था कि मारवाड़ पर मुगलों का अधिकार हो जाने से उत्तर पश्चिम से मेवाड़ की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था। तो यहाँ पे और कोई भी जो है मेवाड़ पे आक्रमण कर सकता था, जिसके कारण जो है यहाँ पे युद्ध लाजमी हो गया था। राणा राज सिंह ने दुर्गादास और उनको संरक्षण दिया था। तो यहाँ पे जैसे कि राणा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद 1789 में हमें पता भी है कि जजिया को दोबारा से लागू कर दिया गया था। तो जजिया को जब लागू किया गया तो मेवाड़ के राजा राज सिंह ने जजिया देने से इनकार कर दिया कि वो ना तो खुद जजिया अदा करेगा और ना ही अपनी
जनता को जजिया अदा करने देगा। तो इसलिए जो है औरंगजेब उससे काफी नाराज था और उसके विरुद्ध अभियान के लिए वो तैयारी कर रहा था। तो ये कारण रहे जिसके कारण से मेवाड़ के औरंगजेब के साथ या मुगलों के साथ जो है आगे युद्ध हुए और युद्ध जो है लाजमी हो गए। तो जो मेवाड़ के साथ उसके जो युद्ध थे वो जो है उसकी तैयारी राणा राज सिंह ने करनी शुरू कर दी और सेना को जो है उसने कुशलता पूर्वक तैयारी के लिए आदेश दे दिए। चित्तौड़ के दुर्ग को उसने मुरम्मत करनी शुरू कर दी, रसद सामग्री भरनी शुरू कर दी। तो इस प्रकार से मुगलों का टक्कर लेने के लिए वो पूर्ण रूप से अब तैयार था। तो इस प्रकार से मेवाड़ के साथ जो है संबंधों में आई हुई खटास के कारण युद्ध जो लाजमी हो गया। तो औरंगजेब ने मेवाड़ के शासक के युद्ध की घोषणा से पहले ही स्वयं युद्ध की घोषणा कर दी और उसके द्वारा की गई युद्ध की घोषणा के चलते हसन खां को उन्होंने 12,000 सवारों के साथ जो है चित्तौड़ भेज दिया और स्वयं उदयपुर की ओर से जो है एक भारी सेना लेकर के औरंगजेब आक्रमण के लिए चला और स्वयं के नेतृत्व में जो है वो उदयपुर पहुंचा। जैसे ही राणा राज सिंह को और जो है राठौर नायक दुर्गादास को पता चला कि मुगल सेना नायक भारी सेना लेकर के आ रहे हैं, तो वो उदयपुर और चित्तौड़ से भाग खड़े हुए और जो है वो पहाड़ियों में चले गए। तो इधर बड़ी आसानी से जो है औरंगजेब और हसन खान का कब्जा चित्तौड़ और यहाँ उदयपुर पे हो गया। उदयपुर और चित्तौड़ के आसपास जो है वहाँ बड़ी सरलता से उनका कब्जा हो गया। तो यहाँ पे इस बड़ी सरलता से प्राप्त हुई विजय से औरंगजेब काफी खुश था और यहाँ अपने पुत्र को 12,000 का सेना के साथ सवारों के साथ जो है यहाँ उसके अधीन वो छोड़ गया और वापस चला गया। तो इस प्रकार से जब वो अजमेर ही लौटा था तभी जो है उसने अकबर के नेतृत्व में यहाँ मुगल सत्ता के रूप में उदयपुर और चित्तौड़ का जो एरिया था वो अब अकबर के संपर्क में था, अकबर के जो है अधीन था। तो यहाँ आने वाली रसद सामग्री को पहाड़ियों में ही रहने वाले राणा के जो मुख्य विश्वास पात्र थे उन्होंने छापामार पद्धति द्वारा मुगलों की जो सैनिक चौकियां थी वो नष्ट कर दी और यहाँ से जो है उन्होंने रसद सामग्री ले जाने वाले जो भी बग्घियां थी, गाड़ियां थी, वो उनको लूट लेते थे। तो इस प्रकार उन्होंने उत्पात मचा दिया और उनके द्वारा मचाए गए उत्पात के कारण धीरे धीरे करके वो संगठित हुए और संगठित होकर के उन्होंने मुगलों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और बदनौर नामक जगह पे अकबर के साथ जो है राणा राज सिंह के मुख्य सेना नायकों का सामना सामना हुआ और वहां पे अकबर की करारी हार हुई। अकबर की इस करारी हार से औरंगजेब काफी निराश हो गए और औरंगजेब ने जो है मेवाड़ को अकबर से छीन लिया और वहां पे आजम को नियुक्त कर दिया। आजम के अधीन अब मेवाड़ जो है छोड़ दिया गया, दे दिया गया। तो आजम को जब मेवाड़ का मुख्य प्रभारी नियुक्त किया गया था तो आजम की सहायता के लिए मुअज्जम और अकबर को रखा गया था। तो मेवाड़ पर से, चित्तौड़ पर से तीनों ही तरफ से जो है जो बादशाह के जो ये उत्तराधिकारी थे इनको तीनों ही तरफ से घेरा डाल करके आक्रमण करने को कहा गया, लेकिन तीनों उनके आपसी विचार न मिलने के कारण एक बार फिर से वो राजपूतों से हार गए और यहाँ पे उनको एक करारी हार मिली। तो यहाँ पे दोबारा से जो है करारी हार मिलने के कारण औरंगजेब काफी निराश हुआ और यहाँ पे इस हार के बाद अकबर भी अपने पिता से काफी असंतुष्ट था। उसके भी अपने पिता के साथ जो संबंध थे उसमें खटास आनी शुरू हो गई थी। तो अगला है शहजादा अकबर का औरंगजेब के विरुद्ध अभियान।
अकबर अपने पिता की राजपूत नीति से काफी असंतुष्ट था। धार्मिक रूप से भी वो जो है कट्टर नहीं था और एक सहिष्णु शासक ही रहा है। सहिष्णुता की नीति का ही उसने अपने अधीन रहे क्षेत्रों में जो है ये उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से धार्मिक सहिष्णु होने के कारण और एक जो है अपने पिता से रुष्ट होने के कारण उसके अपने पिता से संबंधों में विच्छेद आ गए और यहाँ पे उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि यदि वो आगे भावी राजा बना तो उसके लिए जो है उसको राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए, ना कि अभी से ही जो है अपने संबंधों को खराब कर लेना चाहिए अपने पिता की नीतियों पर चलते हुए। तो इस मंशा से अपने पिता से विमुख हो गया और वो जाकर के राजपूत सरदारों के साथ मिल गया। राजपूत सरदारों के साथ जब वो मिल गया तो यहाँ पे खफी खान लिखते हैं कि जैसे ही दुर्गादास को ये पता चला कि वो जो है अपने पिता से रुष्ट है, तो दुर्गादास उसके साथ आकर के मिला और दुर्गादास ने उसको जो है आगे भावी राजा मान लिया और यहाँ पे मेवाड़ और उसके अधीन जो क्षेत्र था उसका जो है राजा अकबर को मान लिया गया। यहाँ पे अकबर ने जब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया तो स्वतंत्र शासक के रूप में उसको पता चला तो उसके जो हो उसके पिता के साथ मुठभेड़ होनी लाजमी थी। तो यहाँ पे अकबर की अपने पिता के साथ मुठभेड़ इसीलिए ही हुई थी क्योंकि अपने पिता के विरुद्ध हो खड़ा था। तो उसके पिता ने औरंगजेब ने भी एक कूटनीति से भरी चाल चली। उसने जो है अपने मुख्य जो सेना नायक जो अकबर के साथ मिले थे उनको उनके परिवार के साथ जो है बुला लिया गया और परिवार के साथ उनको परिवार को मृत्यु के बदले में डर दिखा करके अपनी तरफ बुलाया गया और उस खेमे से जब वो विश्वास पात्र अकबर औरंगजेब के पास आया तो औरंगजेब ने उसको कत्लेआम करवा दिया। यहाँ पे तहब्बर खान का कत्लेआम करना उसने जो है उसके परिवार में एक डर पैदा कर दिया और इसी तरह जो मुगल सेना नायक अकबर के साथ हुए थे वो डर के कारण से औरंगजेब के साथ हो गए। तो यहाँ पे विभिन्न पत्र लिख करके औरंगजेब के पुत्र अकबर ने राजाओं को ये पत्र लिखा था कि वो जो है अकबर के साथ मिल जाएं और अकबर अपने पिता के विरुद्ध जो है हमेशा खड़ा रहेगा और बदले में वो जो है अपने पिता के विरुद्ध उसका साथ दे। तो यहाँ पे बहुत सारे राजपूत शासकों का जो क्षेत्रीय शासक थे अकबर के साथ वो आ गए थे। तो यहाँ पे अब अकबर और औरंगजेब आमने सामने थे। तो जब उनके जो खेमे थे वो आमने सामने टिके हुए थे तो यहाँ पे अकबर के खिलाफ औरंगजेब ने एक कूटनीतिक चाल चली और विभिन्न राजपूत राजाओं के पास एक कुटिलता से भरा जो है पत्र भेजा गया जो कि ये दिखाया गया कि वो पत्र औरंगजेब ने अपने पुत्र को लिखा है। उसमें उसने लिखा था कि शाबाश पुत्र अकबर, तुमने जो है बड़ी कूटनीतिक पूर्ण चाल चल करके राजपूतों को तुम ले आए हो और यहाँ पे आसानी से हम इनको पराजित कर देंगे। तो यहाँ से जो है राजपूतों का विश्वास अकबर से हट गया और वो धीरे धीरे जो है उसके खेमे से खिसकने लगे और यहाँ पे अकबर को अकेला छोड़ करके वो वापिस चले गए। तो इस प्रकार से अकबर अब अकेला रह गया और औरंगजेब को उसको हराना जो है कोई बड़ी बात नहीं थी। तो यहाँ पे औरंगजेब की चाल के अनुसार जैसे ही जो है वो वहां से वापस चले गए तो ये सारे शासकों ने जो राजपूत शासक थे उन्होंने जो है अकबर का साथ छोड़ दिया। सुबह उठकर जब अकबर ने देखा कि उसके साथ जितने भी उसके खेमे में राजपूत शासक उसके सहयोगी थे वो सभी चले गए हैं तो वो भी जो है भयभीत हो उठा और पिता के द्वारा जो है आगे उसके साथ क्या सुलूक किया जाएगा उसको सोच करके ही वो घबरा उठा और वहां से भाग खड़ा हुआ। तो यहाँ पे दुर्गादास जो जसवंत सिंह का मुख्य सेना नायक था, राठौर सेनापति था, उसने उस पत्र के जाली होने का जब उसको पता चला तो विभिन्न राजपूत शासकों को उसने बताया और उन्होंने फिर से अकबर को संरक्षण दिया। अकबर को संरक्षण दे के उन्होंने अकबर को शिवाजी के पास दक्षिण में भेज दिया। तो यहाँ से अकबर को दक्षिण में ही सुरक्षा मिल सकती थी ऐसा सोच करके उन्होंने अकबर का साथ दिया और उसको दक्षिण में भेज दिया। तो यहाँ पे पिता पुत्र के जो संबंधों में खटास आई थी और अकबर ने जो विद्रोह किया था अपने पिता के खिलाफ उसमें जो है हालांकि अकबर सफल नहीं हो पाया था तो सफल औरंगजेब भी ना हो पाया था कि अपने पुत्र को पकड़ के वो बंदी बना लेता या उसको अपने नियंत्रण में ले लेता। तो यहाँ पे ये अभियान जो है बिना किसी निर्णय के ऐसे ही रहा।
तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं राजपूत नीति का दूसरा चरण। और इस दूसरे चरण में हमने शुरुआत में पढ़ा कि कैसे जसवंत सिंह की मृत्यु हुई। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ के खिलाफ जो अभियान औरंगजेब ने किया था, उसमें किस प्रकार से जो है बिना किसी मशक्कत के मारवाड़ के एरिया को उन्होंने जीत लिया। और उसके बाद जो है अजीत सिंह और उसके भाई का जन्म लेना, और अजीत सिंह के भाई का मृत्यु को प्राप्त हो जाना, और अजीत सिंह को भावी सम्राट के रूप में औरंगजेब द्वारा टीका न किया जाना, और फिर अजीत सिंह को लेकर के दुर्गादास का भाग जाना, और फिर मारवाड़ के अधीन जो है दूसरे अभियान में जो है अपनी जान बचा करके मेवाड़ भाग जाना, फिर मेवाड़ के साथ संघर्ष, और मेवाड़ के साथ संघर्षों के चलते जो है शहजादा अकबर का अपने पिता के साथ विरोधी चरित्र का प्रकट होना। यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया है। आज के लिए इतना काफी है। अगले लेक्चर में जो है इसके आगे जो कुछ एक पॉइंट्स रहते हैं वो हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।